बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। बहुत सारे सियासतदान गए हैं, सियासी जमातों के सरबराहान गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है। बैरिस्टर गौहर साहब को एनओसी जारी हो चुका हुआ है, वो कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जो मेला लूटा है वो लूटा है मुस्लिम लीग नून के सदर साहब के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मेला लूटा है उन्होंने, इस पर भी बात करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू की क्लास ली है, अच्छी खासी क्लास ली है। ये क्लास क्यों ली है? क्या इसमें पाकिस्तान का भी कोई किरदार है? और अलीमा खानम ने सेल अफरीदी को जनाब कह दें आप गए झूठा कर दिया है, उनकी बात भी काटी है। क्या सहेल अफरीदी साहब जो हैं वो ये बजट जो है ये पास करवाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर पास नहीं होता बजट तो फिर क्या होगा? लेकिन इससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो यार ये बड़ी अजीबोगरीब यहाँ अब ये एक रीत पड़ गई हुई है कि वीडियोस बनती हैं नाजेबा, खुशी खुशी बनती हैं जनाब, और खुद ही बनाते हैं, फिर वो वीडियो लीक भी हो जाती है। अब एक साहब जो है वो मैंने वीडियो देखी है, वो जनाब पंजाब असम्बली के रुकन है, दो जो कायमा कमेटियां हैं उनके रुकन भी हैं वो। और ये जो मुल्तान रोड पे जाए ना, यहाँ यार लाहौर से जाए फिर ओकाड़ा से आगे निकल जाए तो वहां किसी इलाके के वो सियासी खानवादा भी है, ज़ाहिर एमपी हैं तो फिर सियासी खानवादा भी तो होगा ना, और साथ फिर वो शायद कोई रूहानी खानदान है वो भी। बहरहाल वो वीडियो जनाब जो उन्होंने बनाई है तो नाजेबा वीडियो समझ रहे हैं आप, फोश वीडियो सारा कुछ यार। और वो लग ही रहा है कि साहब की मर्जी से बन रही है और साहब शायद खुद बना रहे हैं। और लोग ये कहते हैं जनाब ये प्राइवेट लाइफ है। यार जो रुकने असम्बली है या जो सियासतदान है उसकी प्राइवेट लाइफ क्या होती है? लोगों ने उसकी शख्सियत देख के वोट देना होता है ना, कि जनाब ये ईमानदार है, ये शरीफ है। और फिर जो हमारा आइन का आर्टिकल 62 है, जो इस्लामी शायर है, उनके ऊपर पूरा उतरने वाला हो, ये सारी चीजें देखना पड़ती हैं। या इमरान खान की ऑडियो आ जाती है तब जनाब ये शुरू हो जाते हैं लोग जनाब उसकी प्राइवेट लाइफ है। प्राइवेट लाइफ क्या होती है? वो एक जुर्म है। जो वीडियो में किया जा रहा है वो पाकिस्तानी कानून के तहत जुर्म है। अब मैं तो यही कहूंगा कि जनाब अच्छा वो जो उसके हल्के के लोग हैं ना, चंद एक लोग, उनके पास तो वो वीडियोस मौजूद है। और फिर ज़ाहिर है वो एक बंदे के पास अगर आ जाती है वीडियो तो फिर वो दूसरे बंदे को भी सेंड कर देता है, देखें जनाब ये हमारे एमपीए साहब जो हैं ये क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या हरकतें फरमा रहे हैं। और फिर वो ज़ाहिर है फिर उसके बाद वायरल होती होती वो सोशल मीडिया पे भी आ जाएगी। लेकिन वो मैंने देखी है, और जो मैंने मेरा जो अंदाजा है वो एआई नहीं है। यहाँ हर बंदा कहता है जनाब वो एआई से बनाई गई वीडियो है, वो एआई से बनी हुई वीडियो नहीं है। वो वीडियो ठीक है, और अगर ये मुतलका काम तक पहुंचते हैं, कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं, पुलिस के पास किसी तरीके से वो पहुंच जाती है किसी भी अंदाज में, वो अगर के ऐसी वीडियोस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। लेकिन अगर भाई साहब का जो फोन है उसका फॉरेंसिक करवा लिया जाए तो शायद ये पता चल जाए कि भाई साहब के फोन से ही बनी हुई है वो, ये भी हो सकता है ना। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ऑडियो वीडियोस के हवाले से, असद खोसा वाली जो जजमेंट है, उसी के तनाजर में इस वीडियो का जायजा ले लिया जाए तो कम से कम एफआईआर तो बनती है। एफआईआर के बाद फिर तहकीकात हो, पता चले कि जनाब ये जुर्म हुआ है नहीं हुआ, वीडियो जाली है, असली है, नकली है, जो भी है। ये कार्रवाई मेरा ख्याल है कि जो सियासतदान है इनको वो मोहतात रहना चाहिए इस हवाले से, और उनका किरदार जो है वो शफाफ होना चाहिए। वो कौम के सामने होते हैं, अपने वोटरों के सामने होते हैं हर वक्त। उनका ये किरदार जो है ये किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ क्या होता है सियासतदान की? लोगों ने देखना होता है जनाब ये कोई बेईमान तो नहीं, करप्शन तो नहीं करता, करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं मुलव्वस, 2 नंबर बंदा तो नहीं। लोगों ने सारी चीजें देखनी होंगी, डिस्कस भी करनी होंगी लोगों ने। तो बहरहाल एक तो जनाब ये खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरी खबर ये है कि जनाब जो वफाकी हुकूमत है उसने सिविल सर्वेंट्स के लिए नए रूल्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं 2026 के लिए। और वो कह रहे हैं जनाब, और वो नाफज भी हो गए, कि जिन लोगों के पास
सरकारी मुलाजमीन के पास गैर मुल्की शहरियत है, उनके लिए ये लाजमी होगा कि वो उसको डिक्लेयर करें। अगर डिक्लेयर नहीं करते तो ये मिसकंडक्ट तस्वर होगा, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगी, और मिसकंडक्ट के ऊपर फिर जब कार्रवाई होती है तो बंदा जो है, जो सरकारी मुलाजिम, जो सरकारी अफसर है, वो घर भी जा सकता है। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके पास अगर गैर मुल्की पासपोर्ट हैं या ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं, वो भी जमा करवाएं, और उनकी जो फैमिली है उसके पास अगर ये दोहरी शहरियत है या किसी दूसरे मुल्क के नेशनल हैं तो वो भी जो है वो बताएंगे, और जब भर्ती होंगे तो उस वक्त भी ये जो अपनी गैर मुल्की शहरियत है उससे मतलब अपने बीवी बच्चों का डिक्लेरेशन उनको देना होगा कि जनाब मेरी बीवी या बच्चों के पास ये गैर मुल्की शहरियत है या नहीं है, ये ज़ाहिर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये बड़ा पुराना मामला चल रहा है। जब ये सियासतदानों के ऊपर दोहरी ये शहरियत की पाबंदी वाला मामला जो है, वो जब भी उस पर बहस होती है लोग कहते हैं जनाब ये जजों के पास दोहरी शहरियत क्यों है। कराची के एक जज साहब हैं, उनके पास दोहरी शहरियत होती थी, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब के पास थी, उन्होंने लेकिन बहरहाल जज जनरल बनने से पहले उन्होंने लाहौर वाले जो उन्होंने छोड़ दी थी, और कराची वाले जो जज साहब हैं उनके पास जनाब वो दोहरी शहरियत वाला मामला अब भी है। और फिर बाबर सत्तार साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, अब ट्रांसफर हो गए हैं, तो उनके पास भी ग्रीन कार्ड था अमेरिका का, मुश्किल रिहायत जिसको कहते हैं, वो उनके पास ना परमानेंट वीजा था उनके पास। तो ये तो इस तरह की चीजें जो हैं, ये अब 2018 में ना ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी दिसंबर 2018 में, और उसमें उन्होंने ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया था कि जनाब पार्लियामेंट वाज़े तौर पे ये फैसला करे कि दोहरी शहरियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी तक दोहरी शहरियत वाले जो साहबान हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है मुलाजमत की। मेरे ख्याल 19 के करीब ममालिक हैं जिनके साथ हम दोहरी शहरियत रख सकते हैं, तो उनके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन डिक्लेयर करना जरूरी है। ख्वाजा आसिफ साहब भी पिछले दिनों बड़ा जनाब उन्होंने पिट स्यापा पाया सी, दोहरी शहरियत वाले पैसे खा गए जनाब, फलां मुल्क की शहरियत लै रहे ने और उत्थे जा रहे ने जनाब, अरबां दी जिहड़ी उत्थे जनाब इत्थों करप्शन करदे ने और उत्थे जनाब जायदादां बना रहे ने वगैरह वगैरह। तो वो जो जजमेंट है ना, वो अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो गैर मुल्की शहरियत वाले सरकारी मुलाजम है ना, ये रियासत के मुफाद के लिए खतरा है। एक बात उन्होंने ये की हुई है, और उन्होंने कहा जनाब ये मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, जिन्हें ये मैंने अर्ज किया कि पार्लियामेंट ने फैसला करना है। और वो कहते हैं कि जनाब किसी गैर पाकिस्तानी को ओहदा देने से कबल काबीना से मंजूरी ली जानी चाहिए। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी हुई है, फैसला दिया हुआ है, हदायत दी हुई है। और उन्होंने कहा जनाब ये जो दोहरी शहरियत वाले सरकारी मुलाजम है ना, हर साल वो कहते हैं कि इनकी जो फहरिस्तें हैं ये पार्लियामेंट में पेश की जानी चाहिए। अब उस वक्त जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी दोहरी शहरियत वाले जो सरकारी अफसर हैं उनकी, तो उसके मुताबिक जनाब 1116 अफसर जो हैं वो गैर मुल्की शहरियत रखते थे, और उनमें से 1098 जो थे उनके पास दोहरी शहरियत थी। यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो जनाब दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार कर चुके हुए हैं, लेकिन वो सरकारी नौकरी किए जा रहे हैं, पाकिस्तान का डोमिसाइल है उनके पास, असूली तौर पर तो मनसूख हो जानी चाहिए उनकी जो है शहरियत जो है पाकिस्तान की, अगर दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार कर ली उन्होंने तो। लेकिन ये यहाँ वो कहते हैं ना जनाब अन्नी पीवे तो कुत्ता चट्टे, वो वाला साहब ने हैं। और जनाब फिर जो है वो मैंने कहा ना कि 1098 जो हैं वो दोहरी शहरियत वाले, और 18 जो हैं उनके पास गैर मुल्की शहरियत है, और 1249 ऐसे अफसर हैं जिनके बीवी बच्चे जो हैं उनके पास दोहरी शहरियत है या गैर मुल्की शहरियत है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में वो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया हुआ है कि ना इसको पार्लियामेंट में पेश किया करें, नामों की लिस्ट आया करे, और फिर जो नीम खुद मुख्तार अदारे हैं, नीम सरकारी इदारे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो लिस्ट तैयार करें उन लोगों की जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। अब इस फैसले पे उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही कोई वाज़े कानून बना है इस हवाले से पार्लियामेंट से, लेकिन हर दूसरे दिन, हर दूसरे साल, हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते ये रोला शोला जो है ये जरूर पड़ता है। और दूसरा जो मैंने लीमा खानम के हवाले से कहा, जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी क्लास ली है। वो क्लास कैसे ली है? दो बातों पे ली है।
एक तो उन्होंने, आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी के साथ बैरिस्टर गौहर की और सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद सुहेल अफरीदी ने ये बयान दिया था कि जनाब ये मुलाकात जो है ये जो सूबे के इंतजामी मामलात जो हैं उनसे मुतल्लिक थी और सिक्योरिटी के मामलात जो हैं उनके बारे में ये मुलाकात थी। अच्छा, दोनों तरफ से ये कोई इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई थी। ये खबर जो है साफियों ने निकाली थी और उसके बाद ये जनाब इन्होंने वजाहत दी थी सुहेल अफरीदी साहब ने, और उस खबर में ये बात मौजूद थी कि जनाब ये मुलाकात हुई है, ये जनाब मुलाकात थी कि इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जनाब ये मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला के साथ, कोई रिक्वेस्ट वगैरह की गई है। बल्कि खबर तो ये भी थी कि सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जनाब मेरी फील्ड मार्शल ने मुलाकात करवा दे। उनके यार वो छाटे तो गल कर देन की चाहिए। तो वो ये पता ये चला था जनाब, उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आपने मुलाकात करनी है तो करवा देते हैं आपकी, बैरिस्टर गौहर कर ले जाके मुलाकात इमरान खान की, हम तो नहीं रोकते। और जो बुशरा बेगम है उनकी भी मुलाकात करवा देते हैं उनकी फैमिली के साथ, ये इशू कोई नहीं, लेकिन जो जेल रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा था। अब अलीमा खानम ने जब साफियों ने ये सवाल पूछा, वो हर मंगल को जाती हैं आपके लिए में डयाला जेल में, उन्होंने करना होता है, शो करना होता है, और वो उस शो में जब गई हैं मुलाकात का, जनाब आज मुलाकात का दिन है, मुलाकात तो होती नहीं बहरहाल उनकी, उनको पता भी होता है मुलाकात नहीं होनी, लेकिन जाहिर है यार वो बहन है, उसने जाना है, जाके जनाब उसने ये तासर तो नहीं देना जनाब हम थक हार के घर बैठ गए। तो वो वहां जब साफियों ने ये सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि ना मैंने तो पूछा था उससे, बैरिस्टर गौहर से, कि जनाब आपने मुलाकात क्यों की, आप ओपन करें, अगर मुलाकात करनी थी मुलाकात के लिए क्यों गए थे। तो उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने ये कहा है कि मुलाकात हमने इसलिए की थी मोहसिन नकवी से कि जो मुलाकातें हैं इमरान खान के साथ, जो मुलाकातें उसके लिए हम मिलने गए थे। गौहर ने बताया था कि उनसे पूछा कि आपकी मुलाकात किस वजह से हुई, उन्होंने कहा मुलाकातों के लिए, ये जो मुलाकातें हैं इसके लिए बात हुई थी। दूसरा, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने जब सालाना बजट पास करने की बात की तो अलीमा खानम ने उनको टोक दिया। उनके जनाब केड़े बजट की गल कर रहे थे, केड़ा बजट पास करवाना। उनके जनाब बजट से पहले पिछली मरतबा भी इमरान खान ने कहा था कि जनाब मुझसे बात करें आके, इस मरतबा भी आप जनाब उनसे मुलाकात किए बगैर ही जनाब जो बजट पास करने जा रहे हैं। अलीमा खानम ने ये कहा पहले उनसे मिल तो लें, यानी पहले इमरान खान से मुलाकात करे सुहेल अफरीदी। और ये यार कैसी वैसे अजीबोगरीब बात है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसका मैं 1000 मरतबा हवाला दे चुका हूँ, वो नवाज शरीफ वाला केस जो है, और वो इमरान खान उसमें पिटिशनर थे। इमरान खान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था जनाब ये तो सजा याफ्ता बंदा है, ये तो पार्लियामेंट का रुकन बनने का अहल ही नहीं रहा, तो ये शख्स कैसे फैसले कर सकता है मुल्क के। और इमरान खान सूबे के फैसले कर रहे हैं। ये कहते हैं ना पहले उनसे मिले इमरान खान से, फिर अगर बजट पास नहीं होता, वो कहते बजट को छोड़े पहले मुलाकात करें जनाब उनके साथ, इमरान खान के साथ। तो भाई अगर बजट पास नहीं होता किसी सूबे का तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि जनाब अदम एतमाद, उसको घर जाना पड़ता है उस हुकूमत को। और यहाँ तो सूरत ये अजीब बनी हुई है कि इनके पास तो शायद वोट भी इस वक्त जो है वो पूरे नहीं है। इनको 73 वोट चाहिए ना, मेरा ख्याल 73 वोट चाहिए इनको वहां बजट पास, सादा अक्सरियत जो है बजट पास करवाने के लिए। और इनके जो लोग हैं ये सारे आजाद हैं, ये पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं है। ये वाले लोग जो हैं, ये दिल करे जो सुहेल अफरीदी का पेश किया गया बजट जो है उसको उसका साथ दें, मंजूर करें, दिल करे ना करें। 63A जो डिफेक्शन क्लास है उसका इतलाक ही नहीं होता इनके ऊपर। वहां सराद असम्बली की वेबसाइट जाकर देख लें, ये जो 92 अरकान हैं जो हुकूमत के बेंचों में बैठते हैं, ये सारे आज़ाद हैं, आज़ाद नसीहत में जीते हुए हैं, पार्टी के साथ इनका तल्लक ही कोई नहीं। लेकिन ज़ाहिर है ये इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए हैं तो डिसिप्लिन की पाबंदी तो कर रहे हैं, इमरान खान की बात तो मान रहे हैं। अब पिछले दिनों जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है, वही नुकता लेके जनाब वो नवाज शरीफ वाले केस को, जनाब इमरान खान के कहने पे अली मीन कंडापुर का इस्तीफा जो है वो गैर कानूनी था, सुहेल अफरीदी का जो इलेक्शन है ये भी गैर कानूनी है बतौर वजीर आला। तो सारी चीज़ें उन्होंने उठाई हुई हैं, आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर की हुई है। तो वो अब जो इन्होंने फिर एक इजलास बुलाया था और खबरें ये आना शुरू हो गई थी जनाब जो 30 अरकान है वो गंडापुर का एक ग्रुप है, तो वो जनाब नाराज अरकान है, तो इन्होंने जनाब ये शो करने के लिए जनाब ऐसी कोई बात ही नहीं, तो हम सब इकट्ठे हैं। तो वहाँ वे खबरें ये कि 25 लोग नहीं थे, लेकिन अब जो जराए से खबर है वो जिन्होंने लिस्टें तैयार की हुई हैं
वो ये कहते हैं कि 35 लोग जो हैं वो गैर हाजिर थे, और उन 35 में भी 6 वो लोग थे जो नाराज ग्रुप का जब इलेक्शन वो अजलास होता है उसमें वो जाते हैं, उनके साथ हैं वो, लेकिन आ गए थे इनके इजलास में। बाद में सेल अफरीदी ग्रुप ने बड़ा रौला शौला डाला, जनाब कोई नाराज नहीं है, कुछ मुल्क से बाहर थे, कुछ इधर थे, कुछ उधर थे, जो नहीं आए उन्होंने मैं बता दिया था हम फला वजह से नहीं आ सकते, अली मीन गंडा बोलने की वजह से जनाब मैं क्यों नहीं आ सकता। और व्हाट्सएप ग्रुपों की जी लड़ाई चल रही थी वो की चल रही थी, और फिर जी तुम एक कमेटी बनाती है इन्होंने बनाने वास्ते, वो क्यों बनाई। सारी चीजें अगर ये दादोशुमार देखे जाएं और सूरत यही रहती है तो ये बजट पास ही नहीं हो सकता। इनके पास जो है 57 MP हैं, या बल्कि उससे भी 6 कम, 51 जो है इनके पास MP है इस वक्त। अगर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, अब ये जो दारोमदार है ना, ये आप कहते हैं स्टेट के ऊपर है कि जनाब स्टेट जो है ये सेल अफरीदी की मदद करती है नहीं करती है, मोहसिन नकवी साहब क्या किरदार अदा करते हैं। मोहसिन नकवी साहब भी तो स्टेट के ही नुमाइंदे हैं ना, हुकूमत के भी नुमाइंदे हैं, हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन स्टेट के भी वो नुमाइंदे हैं। हो सकता है मिंतरले सूरत भी इस वजह तो ही मारे हो यार बजट बुजट मैनेज करन दो, हुकूमत में ताबेदार हाँ। सेल अफरीदी साहब यही इल्जाम ला रहे हैं ना, दूसरे जिले लोग ने, जिले नाराज लोग ने यही इल्जाम ला रहे हैं, तो फिर तो बजट पास तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ये अब मैं कह रहा हूं कि जो इनकी कुव्वत है ना सेल अफरीदी साहब की, और जो बजट है वो स्टेट के मरूने मिन्नत है। अब मुझे ये लग रहा है अगर हालात में कोई तब्दीली नहीं होती, तो अगर बजट पेश होता है पास नहीं होता, तो उसका मतलब यह है कि अदम एतमाद, वो ऑटोमेटिकली वो समझा जाता है कि अदम एतमाद हो गया है, अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो गई है, और भाई साहब जो है वो घर जाएंगे। और दूसरी जो मैंने बात की है कि नवाज शरीफ ने मेला लूट लिया वहां पे, वहां बड़ी जबरदस्त सियासी बसीरत से भरपूर एक तकरीर की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सियासी तरबियत हुई है उसमें किसी को शक ही नहीं है, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि जब जो भुट्टो साहब की विरासत है वो मुंतकिल हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। लेकिन उन्होंने जो बातें की ना 2-3, वो मुझे ये लग रहा है, वो कहते हैं इस्लामाबाद में कुछ हैं लोग जो चाहते हैं कि कराची भी वफाक के मतहत हो, ग्वादर भी वफाक के मतहत हो, और ये जो मिनरल्स हैं इनके ऊपर भी उनका कब्जा हो, उनकी मर्जी चले हर तरफ। तो ये तो बात उसी तरफ जा रही है, 28वीं तरमीम की तरफ, वो रुकावट डाल रहे हैं उसमें कि जनाब ये कैसे हो सकता है। और दूसरा उन्होंने जनाब गिलगित बल्तिस्तान को जैसे दीगर सूबे हैं उस तरह के जनाब हम जो हैं वो जैसे दीगर सूबों के हकूक का तयन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान जो है वो आज़ादाना इलेक्शन हो, लोग अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं, वहाँ के अपने जो वसाइल हैं उसी तरह उनका जनाब वो अपने वसाइल इस्तेमाल करें, वो जैसे बाकी सूबे करते हैं। और फिर बजट की बात भी उन्होंने की। बहरहाल लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब नवाज शरीफ ने मेला लूटा है, नवाज शरीफ ने मेला इसलिए लूटा, मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ इस वक्त वाहद शख्सियत है सियासतदानों में जिनकी बात में वजन है और लोग उनकी बात का एतबार करते हैं। उन्होंने उस तरह सियासी बढ़के नहीं लगाई जैसे दीगर सियासतदान वहां जाके गिलगित बल्तिस्तान में लगा रहे हैं। वैसे पीटीआई वाले तो सियासी स्टंट ही है उनका, तो है शुबदेबाजी कर रहे हैं जनाब, कभी फलां बंदा चला जाता है, कभी फलां बंदा चला जाए, वहां तय हो चुका होगा एनओसी के बगैर नहीं आएंगे आप कंपेन करने, तो सलमान अकरम राजा साहब वकीलों को लेके जनाब चले गए। वैसे ये एनओसी की भी मुझे समझ नहीं आ रही, सलमान अकरम राजा साहब जो है ये तो पार्लियामेंट के रुकन ही नहीं है, तो इन्हें जाने देते यार, इनके ऊपर को पाबंदी है वहां जाने पे। अगर जलसे यार शेड्यूल आ गया, उन्होंने जलसे जुलूसों के कोई या कार्नर मीटिंग्स के कुछ जो हैं वो रूल्स तय किए हुए हैं, एसओपीज तय किए हुए, अगर उसमें पूरा नहीं उतरते तो ना करने दें, वो दाखिल ही नहीं होने देते। असद कैसर ने जाना था उसको भी जनाब उन्होंने रोक लिया था, और फिर उसमें वो उसकी तईद कर दी थी जनाब साद रफीक ने, जनाब कि मुझे भी वो उसकी वजह से मैं भी जनाब फंसा रहा हूँ वहां पे। अब सिक्योरिटी वाला इशू बना दिया उसने, साद रफीक ने कहा भी यार सिक्योरिटी वाली गल ना बाहर ना लाना। बहरहाल ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि नवाज शरीफ ने मेला लूटा है, नवाज शरीफ ने वहां जो बातें की हैं बड़ी सच्ची सच्ची बातें की हैं। एक तो यार ये सीधी सी बात है, पाकिस्तान सही पटड़ी पे चढ़ा हुआ था, तरक्की कर रहा था, उड़ान भर रहा था, और फिर वो जनाब
इमरान खान रजीम वाले, जो इमरान खान की मोहब्बत में मुबतला जो लोग हैं, उन्होंने बेड़ा करके दिया। पनामा वाला केस आ गया और जनाब वो ये आ गया जनाब, इमरान खान ने खुद कहा हुआ कि मुझे जनाब, उसने कहा आसिफ सईद खोसा ने कि जनाब आप इधर उधर दिल से जुलूस क्यों करते फिर रहे हैं, इधर आए मेरे पास आए, मैं करता हूँ। फिर जनाब इन्होंने मिला कुछ नहीं, पनामा में तो नाम ही नहीं था नवाज शरीफ का, लेकिन उन्होंने जनाब किसी न किसी तरीके से ये कर दिया जनाब कि वो बेटे से जो तनख्वाह नहीं ली जो वो ले सकता था, इसलिए जनाब ये नहल है। डिक्शनरी से मतलब निकाल के ना उसका, वो जनाब इसको उन्होंने ये छुपाया है, अपने एहसासों में जाहिर नहीं की वो तनख्वाह जो उसने वसूल नहीं की लेकिन वसूल कर सकता था अपने बेटे से। इस तरह के दो नंबरियां करके इनको फारिग ज़ाहिर है। वो इमरान, उनको नवाज शरीफ को भी दुख तो होता है। एक साहब ने मिलने गए लंदन में, जब ये लंदन में थे तो उन्होंने कहा जनाब वो ये तो बिल्कुल बदला हुआ नवाज शरीफ में देख रहा हूँ। वो कहा जनाब इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। और वहां नवाज शरीफ ने जो बात की है, एक तो उन्होंने वो साकब निसार वाली जो बात है वो बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जनाब ये जो दियामर बादशाह डैम है, इसके लिए जमीन खरीदने के लिए मैंने जब वो वज़ीर आज़म थे तो 100 अरब रुपए दिए थे। वो कहते हैं कि लेकिन डैम नहीं बना अभी तक। अच्छा 2 दिन डैम है ਜਿਹੜੇ बड़े औखे ने, कई इफ्तिताह हो चुके ने उन्होंने, लेकिन वो बन नहीं रहे। नीलम झेलम प्रोजेक्ट हो गया, ये हो गया वगैरह वगैरह। वो कहते हैं ना, अब एक बाबा डैम भी आया था, साकब निसार ने पहली दफा देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब एक डैम फंड कायम कर दिता। खुदा खौफ करो, तुम्हें पता कितने पैसे चाहिए इस डैम वास्ते, लेकिन उन्होंने कर दिता कायम। फौज वाले भी जनाब, क्योंकि वो सारे एक पेज से सी, फौज वाले भी जनाब अपनी तनख्वाह जमा करवा रहे ने उधर। उत्ते फिर कादी साहब ने आके बंद किया, यार ये फायदा क्यों जो पैसे ही नहीं आ रहे। उदों आते रहे साकब निसार के दौर से कुछ लोग जिहड़े नवाज शरीफ ने कहा बाबा डैम कहता था जनाब मैं तो जनाब वहां पे पहरा दूंगा, इन कहते ना मैं कुल्ली पा के बह जाऊंगा, उत्ते मंजी डालांगा, डैम के पैसे जाए नहीं होंगे मैं। वो कहते हैं ना मैंने 4 बंदे भेजे वहां पे और कहा कि देख के आओ कि जनाब बाबा डैम जो है उसने वो कैंप लगाकर बैठा हुआ है या नहीं। तो वो कहता है कि ना वो फिर लोग आए, उन्होंने जनाब उन्होंने ना उते बाबा डैम आ ते ना ही उत्थे कोई कैंप आ। लेकिन दूसरी जो बातें, ये तो ना ज़राए तफन्नन कह लें या एक गिला कह लें, जो कह रहे हैं कि जनाब निकालने वाली जो बात है, बहाना बना के सिर्फ इमरान खान को लाने के लिए मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया गया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ना मैंने यहाँ ना कोई प्रोजेक्ट शुरू किए थे गिलगित बल्तिस्तान में, और वो कह रहे हैं कि जनाब एक तो मैंने यहाँ जो एयरपोर्ट के बाहर की जो सड़कें हैं उनका जो हुलिया मैंने देखा है वो बेड़ा गर्क है। वो कह रहे हैं जनाब वो मैंने ये मनसूबा शुरू किया था, ये मुकम्मल क्यों नहीं हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। वो बीच में वो आ गए थे यार, मनसूबा आप शुरू कर गए, बीच में वो आ गए। और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी पीटीआई की आ गई थी, सबके इल्म में है। बहरहाल अब तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उन्हें गौर करना चाहिए इसके ऊपर। और उन्होंने कहा जनाब खंजराब तक एक मैंने सड़क जो है वो जो सड़क शुरू की थी खंजराब तक वो चली जानी चाहिए थी, और मानसेरे वाली सड़क की भी उन्होंने बात की। यानी तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा मैं शहबाज शरीफ से भी कहूँगा, मरीम नवाज से भी कहूँगा कि वो जनाब अपना किरदार अदा करें इस तरक्की के हवाले से। और शहबाज शरीफ से उन्होंने कहा जनाब ये एयरपोर्ट है, क्योंकि ये सब मानते हैं कि जनाब ये ज़बरदस्त जो है ये सियाहती मकाम बन सकता है गिलगित बल्तिस्तान। तो वो कहते हैं जनाब एयरपोर्ट को ज़रा खुला करें और जनाब ताकि बोइंग तैयारे जो वो भी वहाँ आ जा सके। एयरपोर्ट तो है लेकिन उसको बड़ा करें, बोइंग तैयारे भी वो कहते हैं आए और जाएं। तो इस तरह के वो वादे करके हैं। उन्होंने कहा अगर वोट दो ना दो, ये मैं कह रहा हूँ, ये एक दानिश्वर का ये एक बयान है। उनके ना ये आप वोट देते हैं नहीं देते हैं, ये काम मैंने करवाने हैं जो मैं वादा करके जा रहा हूं। और कहते हैं मैं आता रहूंगा जहां पे। और फिर वहां जो लोगों का रिस्पॉन्स था वो मैंने कहा ना कि ये नवाज शरीफ की किस्मत में ये शायद लिख दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि इनकी बात पे लोग एतबार भी करते हैं और इनकी जात पे एतमाद भी करते हैं। तो इसका फायदा जो है वो ज़ाहिर है इन इलेक्शनों में मुस्लिम लीग नून को होगा। और जो इतलात हैं वो यही है कि जनाब पहला नंबर शायद जो है वो नून लीग का होगा, दूसरा पीपल्स पार्टी का होगा, बाकी फिर जो बचा कुचा मामला है वो लोग बाकी फिर जिन जमातों के हिस्से में जो आएगा वो कहते हैं ना कि हिस्सा बकदर जुस्सा वो मिल जाएगा उनको। और दूसरा जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप,
उन्होंने जब ईरान ने ऐलान किया कि जनाब क्योंकि वो लबनान पे हमले नहीं रोके जा रहे, तो हम जो है वो आपस में जो पैगाम रसानी कर रहे हैं किसी माहदे पे पहुंचने के ऊपर, वो हमारी तरफ से बंद है। उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारिजा को भी बता दिया ईरान ने, और हमारे फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर, उनको भी बता दिया। फिर इन्होंने राब्ता किया अमेरिका के साथ, और कल इस पे मैंने वीलाग किया था कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर नेतन्याहू के साथ बात की है। उन्होंने कहा जनाब वो बड़ी अच्छी बात हुई है, और उसने कहा कि जनाब कोई हमले शमले नहीं करेंगे, वो भी ना करें, हम भी नहीं करेंगे। वो कहते हैं हिजबुल्लाह वालों से भी मेरी बात हुई है, मेरी टीम की, तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं करेंगे। तो अब ये खबर, ये जो वेबसाइट है ना जिसने ये खबर दी है, ये व्हाइट हाउस के अंदर इनके बड़े जराए, ये कहते हैं ना जराए से खबर, इनके अंदर हैं लोग जो ये खबर निकाल सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये खबर दुरुस्त है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू की खुल्लम खुल्ला भी क्लास ले रखी है। जब ये वो नहीं हो रहा था, ये बोर्ड पीस ऑफ बोर्ड की वो बातें हो रही थी, तो उस वक्त भी उन्होंने नेतन्याहू को डांटा था। एक मरतबा ओपनली उन्होंने कहा था जनाब ये आयरन डोम की तुम बात करते हो, और दूसरे दिन कि जनाब हमारा दफाई निज़ाम बड़ा जबरदस्त है। वो कहते आयरन डोम भी मेरी वजह से, हमारी वजह से, अमेरिका की वजह से है। कितने तुरया फिरता तुम। ये इस अंदाज में सलब लहजे में बात कर रखी है। पहले भी ये खबरें आती रही हैं कि जनाब उन्होंने जनाब ये कर दिया, नेतन्याहू की क्लास ले ली, पहले भी ये खबरें आती रही हैं। लेकिन अब जो खबर है, अच्छा वो लोग कहते हैं जनाब वो कैसे हो सकता है, वो तो जनाब इसराइल का वो बड़ी बात मानता है। और भाई मेरे, ये भी एक मिथी है। इसराइल जो है वो अमेरिका के बगैर उसका वजूद ही मुमकिन नहीं है यार। जी मैं हिस्ट्री देख लें आप, वो एक नजायज रियासत है यार, आर्टिफिशियल तरीके से बनी हुई, और आर्टिफिशियल तरीके से कायम है वो। अच्छा अब उन्होंने जो ये क्लास ली है, जो खबर है उसके मुताबिक बड़ा लबो लहजा जो है इनका बड़ा तलख था, और उन्होंने जनाब ये तो हमले शमले करके की करना चाहना है देखो। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपका इकदाम है, तो ये आपको दुनिया में इसराइल को मजीद तनहा कर देगा, क्योंकि कमिटमेंट हुई थी यार। लबनान भी शामिल से जंग बंदी, लबनान वाला इशू जिला जब पहले इन्होंने इस्लामाबाद मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे पहले गलत है हुई सी। और फिर उन्होंने कहा जनाब तेरे ते करप्शन का केस से नेतन्याहू। अच्छा इन्होंने मुतअद्दिद मरतबा ये बयान भी दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इन्हों गिरफ्तार ना किया जाए नेतन्याहू ने। तो बहरहाल उन्होंने कहा जनाब मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया था, और मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, और तुम जो है वो ऐसे काम कर रहे हो जनाब दुनिया में सबसे नफरत करने वाला शख्स जो है, जिससे लोग नफरत करें, वो तुम खुद बनना चाह रहे हो, बल्कि बन गए हुए। तो इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। और फिर उन्होंने कहा जनाब तुम अहमक हो, बेवकूफ हो तुम। फिर उन्होंने नेतन्याहू कहा जनाब ये लबनान के ऊपर तुम गैर मामूली तौर पर जो जारगियत है इसका तनासब बढ़ा रहे हो, ये बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब एक हिजबुल्लाह का कमांडर जो है उसे निशाना बनाने के लिए तुमने कई रहायशी इमारतें जो है वो तबाह कर दी, कई लोग जो है वो कत्ल कर दिए, तो ये ऐसे कैसे चल सकता। वो कहते हैं जनाब वो जो है ना, फिर नेतन्याहू साहब वो ओके ओके ये कहते रहे। अब इन्होंने ये लबो लहजा क्यों इख्तियार किया, वो मैंने कल भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो पैगाम गया है ना, अब उसकी मजीद तफसीलात जो हैं वो पहुंची हैं हम तक, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो पैगाम गया है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का लबो लहजा था ना, मैंने कहा ना दो टोक बात की हमारी जो रियासत है इसने वहाँ के काम के साथ। तो अब ये पता ये चला है, खबरें ये हैं कि जनाब ये कहा गया कि इस ईरान के हवाले से ईरान का पैगाम जो है वो बड़ी जुर्रत के साथ, वो कहते हैं ना कि मिनवान, वो पहुंचाया गया, बल्कि उसके ऊपर तबसरा भी किया गया। और ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि जनाब अगर ये बाज नहीं आता, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इसको रोकेंगे, लबनान की जंगबंदी करवाना आपका काम था, और आपने करवाई भी, और बड़े अच्छे अंदाज में मामला आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके इसराइल जो है इसने ईरान को जवाब फराहम कर दिया। और जो सबसे आप कह सकते हैं कि जो तल्ख बात की गई, डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा गया कि क्या जनाब आप ईरान जो है उससे मुज़ाकरात का रास्ता बंद करके उसे आज़ाद करना चाहते हैं कि जनाब वो शुमाली कोरिया बन जाए।
शुमाली कोरिया का पता ही ना आपको, उसने क्या किया हुआ है, जिसको बबलू कहते हैं मजाक में लोग जो हैं, वहां के जो सदर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एटमी हथियार बनाए रखे, अल-ऐलान जनाब, धमाके किए उसने, जोरी धमाके किए। तो ये अगर ये ईरान जो है ये ऐलान कर चुका होगा, अभी कल भी वहां की रियासत की तरफ से बयान आया है, वहां की हुकूमत की तरफ से बयान आया ईरान की तरफ से, लेकिन हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं वो कह चुके हुए हैं, उनका फतवा मौजूद है कि जनाब ये जोहरी हथियार जो हराम है, हम नहीं बना रहे। लेकिन उनको मौका कौन दे रहा है? अगर इस तरीके जैसे वो ओबामा वाला जो था ट्रीटी माहदा, वो जब खत्म किया है इसने डोनाल्ड ट्रंप ने, वो 3.5% से 60% तक ले गए थे मौजूदगी उसकी यूरेनियम की। तो फिर क्यों मौका देना है? ये उनको जब ये समझाने की कोशिश की गई तो उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा अच्छा मैं पूछ लेना है, नेतन्याहू ने इन्हीं की मजाक बनाया है। इसराइल के कई वजीर, कई सफीर, वहां का मीडिया कई मरतबा ये बात कर चुका हुआ है कि पाकिस्तान जो है ये गैर जानबदार सालिस नहीं है। इसकी सालसी जो है इसके ऊपर सवालात वो उठा रहे हैं, मुसलसल सवालात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब ये तो हमारा दुश्मन, हमें दुश्मन समझता है, हमें मानता ही नहीं है। और ये बात भी वो कर चुके हुए हैं कि पाकिस्तान सालसी की आड़ में अमेरिका और इसराइल की दोस्ती जो है उसको खराब कर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहा है, रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।